हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सभी का आज की इंग्लिश क्लास में स्वागत है। आज हम टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? इसमें अंत में समय और उसके बाद से, रहा है, रही है, रहे हैं आदि सब आते हैं। जैसे मैं चलता रहा हूँ, या मैं समय से चलता रहा हूँ, या मैं 3 बजे से चलता रहा हूँ, या मैं कुछ समय से चलता रहा हूँ। आई हैव बीन वॉकिंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जिसमें वर्ब उस समय को बताता है कि कोई भी क्रिया जो है, अर्थात जो कार्य किया जा रहा है, वो पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा है और अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी कार्य जो होता है वो पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा होता है और अभी समाप्त नहीं हुआ था। तो इसमें कुछ एक समय भी दिया होता है। समय निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है, जबकि कंटिन्यूअस टेंस में जो आपका समय होता है वो नहीं दिया होता है। अब कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था? वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता था। परफेक्ट टेंस में वर्ब के 3 रूप का प्रयोग होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए हैव बीन का प्रयोग और साथ में कंटिन्यूअस के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी होता है। आपने देखा था जो कंटिन्यूअस टेंस था उसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ते थे, जबकि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर जो है प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस दोनों के गुण आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने नहीं सुना। यू डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव नॉट बीन लिसनिंग। या सड़क गीली क्यों है? क्या वर्षा भी है? वाई इज रोड वेट हैज इट बीन रेनिंग। या मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। मेरी माताजी 1 बजे से खाना पका रही हैं। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस 1 o'clock। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के नियम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन लगाएंगे और उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद समय से पूर्व सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। जो आपका सिंस होगा वो एक निश्चित समय के लिए, जबकि फार जो होगा आपका अनिश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट
और उसके बाद समय, लेकिन समय से पहले हम सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। सिंस जो होता है किसी निश्चित समय को प्रदर्शित करेगा, जबकि फार अनिश्चित समय को प्रदर्शित करेगा। अब सिंस और फार कहाँ प्रयोग हुआ उसकी टेबल आपको दिखाई दे रही है। सिंस का प्रयोग क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अर्थात निश्चित समय के लिए होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 o'clock, या संडे, मंडे, ट्यूसडे, या जनवरी, फरवरी, मार्च, या 1992, 93, 94, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, लास्ट नाइट। अर्थात यहाँ पर जो सेंस का प्रयोग होता है वो एक निश्चित समय के लिए होता है। मतलब जो वाक्य में समय दिया होता है वो जब निश्चित प्रदर्शित करता है कि कार्य किस समय से हो रहा है और उसकी निश्चितता होती है, तो हम सेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि फार जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एक अवधि के लिए होता है। उसमें वो समय कब चालू हुआ उसका कोई निश्चित सूचना नहीं होती है। जैसे 2-3 आवर्स, जैसे कोई भी कार्य 2 या 2 घंटे चल रहा है, 3 घंटे चल रहा है, 4 घंटे चल रहा है, या कुछ दिनों से चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है, या पिछले साल से चल रहा है, 1 साल से चल रहा है, या फॉर ए लॉन्ग टाइम से चल रहा है, तो इस प्रकार जब आप समय दिया होगा तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं ट्रांसलेशन। मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका मैं है और वर्ब है इंतज़ार करना, और ऑब्जेक्ट है उसका, और समय दिए हुआ सुबह से। तो सुबह से जो होता है आपका निश्चित समय है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। और वर्ब जो आपका होता है वेट, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो वेटिंग हो जाएगा। तो मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। वो आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे वो है और क्रिया है पढ़ाई करना, और समय है आजकल। तो इसका अनुवाद हो जाएगा ही हैज़ बीन स्टडीइंग और रिसेंटली। इसके बाद बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट है बच्चे, बॉयज़, और वर्ब है खेलना, और समय है 7 बजे से। तो चूँकि बॉयज़ आपका प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। और वर्ब जो आपकी प्ले है उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग। और समय निश्चित है सुबह 7 बजे से, तो उसके पहले आप सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। इसके क्या जाता है? आजकल वो हर रोज़ 8 घंटे काम कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वो, वर्ब हो गया काम करना, और टाइम जो है आपका है हर रोज़ 8 घंटे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वर्क है अर्थात कार्य का समय है वो निश्चित नहीं है। मतलब किस दिन से काम करना है वो निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर समय से पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैज़, उसके बाद बीन, फिर वर्किंग, फिर इसके बाद फॉर, फिर 8 hours,
a day recently. He has been working for 8 hours a day recently. इसके बाद मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूँ। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट मैं, वर्ब खड़ा हूँ अर्थात स्टैंडिंग, और ऑब्जेक्ट कतार में अर्थात क्यू, और समय है कई घंटों से। तो यहाँ पर भी कई घंटों से खड़ा है। अब ये कई घंटे कौन से हैं, आज के हैं या कल के हैं, कोई निश्चित नहीं है। तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट आई और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आपकी है, तो आई है, उसके बाद बीन, उसके बाद स्टैंडिंग, फिर इन द क्यू, फॉर आवर्स। तो मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूँ, इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर आवर्स। यहाँ पर स्टैंडिंग गलत लिख गया है, जबकि स्टैंडिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम और का प्रयोग करेंगे। अब दूसरे टाइप के आपके आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं, और शेष आपका अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही ट्रांसलेशन होता है। जैसे सब्जेक्ट और उसके बाद हैज़ या हैव, फिर नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसका टाइम। इसे मैं सुबह से उसका इंतजार नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, और वर्ब है इंतजार करना, और समय सुबह से, और ऑब्जेक्ट है उसका। तो आई हैव बीन नॉट वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे है और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है बस। इस तरह वो आजकल बहुत पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ही हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग हार्ड रिसेंटली। तो यहाँ पर भी हैज़ बीन के बीच में आपका नॉट प्रयोग किया गया। बच्चे 7 बजे से नहीं खेल रहे हैं। बॉयज़ हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। क्या आजकल वो हर रोज़ 8 घंटे काम नहीं कर रहा था। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 8 hours ए डे रिसेंटली। मैं कई घंटों से कतार में नहीं खड़ा हूँ। तो आई हैव नॉट बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर आवर्स। तो हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन में थोड़ा सा अंतर है। नेगेटिव में बस हैज़ हैव और बीन के मध्य आप नॉट यूज़ कर लेंगे, बाकी से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ट्रांसलेशन होगा। इसके बाद तीसरे टाइप के जो होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं। एक जो प्रश्नवाचक शब्दों से स्टार्ट होते हैं, और एक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आते हैं वो हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और उसका टाइम। और दूसरे जिसमें आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं। तो ऐसे शब्दों, ऐसे वाक्यों का जो ट्रांसलेशन होता है वो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो ये जो वाक्य है इसमें आपका प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में है, इसलिए इस वाक्य का प्रयोग आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव से होगा। अब हैज़ हैव में से क्या प्रयोग करेंगे वो इसका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं। तो मैं अर्थात आई के साथ हैव प्रयोग कर दें। सबसे पहले हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर बीन, उसके बाद वर्ब वेटिंग हो जाएगा,
और इसका ऑब्जेक्ट फार है, फिर इसका टाइम सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि आपका निश्चित है टाइम तो इसलिए सिंस। सर क्या वो आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है, तो ये वाक्य भी क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हैज़ या हैव से हम स्टार्ट करेंगे। तो हैज़ है में से क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है वह, तो वह में अर्थात ही के साथ आप हैज़ प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद बीन, उसके बाद पढ़ाई करना की स्टडीइंग हो जाएगा, और बहुत की हार्ड, और आजकल से रिसेंटली। तो इस प्रकार के वो आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। हैज़ ही बीन स्टडीइंग हार्ड रिसेंटली। अगला वाक्य, बच्चे 7 बजे से क्या खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इस वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं सबसे पहले क्या की स्पेलिंग लिखेंगे। तो क्या की स्पेलिंग होती है वाट। सबसे पहले वाट, उसके बाद आपकी हैज़ है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है बच्चे। बच्चे जो होता है अर्थात बॉयज़, जो आपका प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट हैव बॉयज़ बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock, क्योंकि समय निश्चित है तो उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। तो बच्चे 7 बजे से क्या खेल रहे हैं, इसका अनुवाद होगा व्हाट हैव बॉयज़ बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। इसके बाद आजकल वो हर रोज़ 8 घंटे काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक शब्द है कैसे, जो वाक्य के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी लिखेंगे कैसे की स्पेलिंग, तो हाउ। अब हैज है में क्या प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है वह, तो वह का मीनिंग ही के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो हाउ हैज़ ही बीन, अब काम करना की वर्किंग हो जाएगी फॉर 8 hours a day रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे कोई समय निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर 8 hours a day रिसेंटली फॉर का प्रयोग कर लेंगे। इस तरह क्या मैं कई घंटे से कतार में खड़ा हूँ, तो यहाँ पे आपका वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक शब्द क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम हैज़ या हैव से स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के साथ हैव अर्थात मैं कहूँ आई के साथ हैव। सबसे पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद आई, उसके बाद बीन, फिर खड़ा होना की स्टैंडिंग, उसके बाद इन द क्यू, फिर फॉर आवर्स, समय निश्चित नहीं कई घंटे, जो समय की निश्चितता को नहीं प्रदर्शन करता है, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो क्या मैं कई घंटे से कतार में खड़ा हूँ, इसका ट्रांसलेशन हैव आई बीन स्टडीइंग इन द क्यू फॉर आवर्स। इसके बाद ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक और उसके साथ साथ नकारात्मक भी हों, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये भी आपके 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक जो प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होंगे और दूसरे वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आपके वाक्य के माध्यम में होंगे। तो इसमें जो आपका अभी इंटरोगेटिव बनाए थे ठीक उसी तरह होंगे, बस आपके सबसे पहले जिसे प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होने वाले वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और टाइम। और ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द जिसमें बीच में होगा, तो उन वाक्यों में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग, और उसके बाद हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम लिखेंगे। सबसे पहले क्या मैं सुबह से उसका इंतजार नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका वाक्य जो है
प्रश्नवाचक शब्द क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आप हैज़ या हैव लिखेंगे। अब हैज़ या हैव में से क्या स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है और मैं के साथ हैव का प्रयोग होता है कि आई वी दे, और प्लूरल्स के साथ आप हैव प्रयोग करते हैं, और ही सी इट द सिंगल आपका नाउन या प्रोनाउन के साथ आप हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ हैव, तो सबसे पहले हैव, उसके बाद आई, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, इसका अनुवाद हो जाएगा हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। इस तरह क्या वो आजकल बहुत पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो ये भी आपका वाक्य जो है प्रश्नवाचक शब्द क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आप हैज़ या हैव सबसे पहले लिखेंगे। अब चूँकि यहाँ सब्जेक्ट है वो अर्थात ही, जो एक वचन है तो इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो हैज़, उसके बाद ही, फिर नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर स्टडिंग, उसके बाद हार्ड रिसेंटली। तो क्या वो आजकल बहुत पढ़ाई नहीं कर रहा है, हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली। इसके बाद बच्चे 7 बजे से क्या नहीं खेल रहे। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्नवाचक शब्द क्या बीच में आया है, इसलिए सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे व्हाट। उसके बाद चूँकि सब्जेक्ट यहाँ पे बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के लिए हैव, तो व्हाट हैव बॉयज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। इसके बाद आजकल वो हर रोज़ 8 घंटे काम कैसे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका कैसे प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में है, तो इसके लिए सबसे पहले कैसे की स्पेलिंग हाउ, उसके बाद आपका हैज़ का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट ही है, तो हाउ हैज़ ही, फिर नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्किंग, फिर फॉर 8 hours ए डे रिसेंटली। क्या मैं कई घंटे से कतार में नहीं खड़ा हूँ। तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है, इसलिए सबसे पहले हैज़ या हैव, चूँकि आई सब्जेक्ट है इसलिए हैव, तो हैव आई नॉट बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर आवर्स। तो इस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद सीखा। इसमें सबसे पहले हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके टाइम। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, और उसके बाद बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तीसरा आपका आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करते हैं, 2 प्रकार से बनता है ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक वाक्य से स्टार्ट होते हैं। उसमें सबसे पहले हैज़ या हैव, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। दूसरे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्य जो होते हैं उसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग डब्लू वर्ड, उसके बाद हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद आप बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। चौथे प्रकार के ऐसे जो आपके प्रश्नवाचक भी हैं और साथ भी नकारात्मक भी, अर्थात इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या करेंगे, जिस प्रकार आप इंटरोगेटिव बनाते हैं सेम उसी प्रकार आपका ट्रांसलेशन रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाना। कल हम पास्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड गुड डे।